सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 8 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हिंदी में जो पाठ्यक्रम है इस साल सत्र 2021-22 में नई किताब है, आपकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3 और ये कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। तो आप इसकी जो है पिक्चर को देख सकते हैं। ये वसंत जो आपकी पुस्तक का मेन पृष्ठ है। तो ये तो आपकी किताब है। अब आज हम इसी 8th या 8वीं कक्षा का प्रथम पाठ है जो कि निराला जी की कविता है और कविता का नाम है ध्वनि। तो उस कविता को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये कविता जो है ध्वनि कविता, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार है और निराला इनका उपनाम है। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला इनको इनके जो है अद्भुत व्यक्तित्व के कारण, इनकी अलग छवि थी जिसके कारण इनकी पहचान है वो निराला के नाम से भी पड़ गई है। तो हम निराला जी के द्वारा लिखित ये कविता है ध्वनि, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ है। तो इस छोटी सी कविता को हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ध्वनि जो कविता है और इस कविता में कवि ने जो बताया है वो प्रकृति के प्रति कवि की मानवीय संवेदना है वो इसमें व्यक्त हुई है। और वहीं कवि ने जो ये जीवन है हमारा, ये मनुष्य जीवन जो हमने पाया है और इसकी विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे शैशवावस्था यानी शिशु अवस्था यानी बालक, जो छोटा बालक होता है माता पिता की गोद में पलता है। उसके बाद जो है बालक जो है बाल्यकाल आता है। उसके बाद किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है। युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद है वो वृद्धावस्था आती है। तो इन सब अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है वो युवावस्था मानी गई है। युवावस्था यानी यौवन या कह सकते हैं जवानी की उम्र। तो ये सबसे सुंदर उम्र है वो मानी जाती है, क्योंकि इस उम्र के अंदर, इसी युवावस्था के अंदर व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के सपनों को देखता है। वो सपने जो वो खुली आंखों से पूर्ण कर सकता है, तो उन सपनों को देखता है और उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता है अपनी मंजिल तक जो है साधने का या मंजिल को पाने का प्रयास करता है। उसके लिए लगन और मेहनत से वो आगे बढ़ने का हौसला जुटाता है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन के प्रति आशावान होने का संदेश भी इस कविता के माध्यम से देना चाहता है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने आलोचकों को, जो कवि की रचनाओं की आलोचना करते थे, तो उन आलोचकों को भी करारा जवाब देने का प्रयास है वो कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। और कवि कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत होने वाला नहीं है, यानी कि जीवन का तो अंत होने वाला नहीं है। और वहीं अगर देखा जाए तो कवि ने साहित्य जगत के बारे में कहा है कि भले ही आलोचक उसकी कितनी भी आलोचना क्यों न करें, लेकिन वो अपने जीवन की जो शुरुआत उसने साहित्य को लिखने की है, वो शुरुआत है वो बंद नहीं करेगा, बल्कि वो निरंतर प्रयास करता रहेगा। और इसी प्रकार से अभी युवावस्था रूपी जो उसकी अवस्था आई है जीवन में, तो उसे कवि ने जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर वसंत ऋतु आती है, तो जीवन में जो है युवावस्था भी वसंत ऋतु के समान ही बाहर लेकर आती है। विभिन्न सपनों को लेकर आती है, आशाओं को लेकर आती है, मन की उम्मीदों को पूरा करने का जो समय आता है वो युवावस्था का काल है वो कहलाता है। तो इस कविता के माध्यम से यही आशावादी सोच का संदेश है वो कवि हमें देना चाहता है। और कवि युवा पीढ़ी को ये संदेश देता है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना है, बल्कि आशाओं के साथ है वो आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूर्ण करना है और अपनी सोच को जागृत रखना है। तो इस कविता के माध्यम से जीवन जीने की लालसा है वो कवि हमारे अंदर है वो जगा रहा है। जिजीविषा यानी जिजीविषा जगा रहा है। जिजीविषा क्या भाव है वो जगा रहा है। और जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की लालसा या इच्छा या अभिलाषा। और इस प्रकार कवि है वो जीवन के प्रति है
वो अपनी सोच को जगाने की बात कर रहा है इस ध्वनि कविता के माध्यम से, क्योंकि जीवन का अंत नहीं है बल्कि हौसला नहीं खोना है, निराश नहीं होना है। और कवि यही कहता है कि जीवन का अभी अंत नहीं है बल्कि अभी तो शुरुआत है, वो हुई है। तो चलो हम कविता ध्वनि जो है निराला जी के द्वारा लिखी गई है उस कविता को समझने का प्रयास करते हैं कि इस कविता का भाव क्या है, यानी इसमें क्या संदेश दिया है, तो वो हम इसमें जानते हैं। देखिए, कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। यहाँ पे अगर हम शब्द देखें तो यहाँ पे वन आया है, लेकिन ये वास्तविक जो कविता है उसमें जीवन है। तो कवि ये कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि जो है आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है, अर्थात मैं अभी से निराश होने वाला नहीं हूँ, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। इसका कारण कवि बताता है कि अभी अभी उसके जीवन रूपी उपवन में, उपवन यानी बगीचा, ठीक है, उपवन में अभी अभी जो है यौवन का आगाज हुआ है, या जो है जीवन रूपी उपवन में युवावस्था रूपी वसंत का आगमन है वो हुआ है, और इस प्रकार से उसका जीवन है वो हरा भरा हो उठेगा, या उसके जीवन का उपवन है वो हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अंत नहीं होगा। तो ये कविता यही इसमें संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अभी भी उसके जीवन में मृदुल वसंत का यानी सुंदर वसंत का, मृदुल यानी कोमल यानी सुंदर वसंत का आगमन हो चुका है। तो अभी से वो निराश नहीं हो सकता, अपने जीवन के अंत के बारे में नहीं सोच सकता है, बल्कि अभी तो जीवन की शुरुआत है। तो यही सोच, यही आशा, यही मानवीय संवेदना कवि हम सब के अंदर जगाने का प्रयास कर रहा है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा है इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। देखें तो कवि ये कहता है कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। देखो, पात यानी जो है, पात का अर्थ होता है पत्ते, पात यानी पत्ते जो पेड़ पौधों के ऊपर आते हैं, गात यानी शरीर, और पात यानी पत्ते, हरे पत्ते, और मृदुल यानी कोमल, निद्रित कलियां यानी आलस्य से भरी हुई कलियां, और प्रत्यूष यानी कि एक नया सवेरा, प्रातः काल या सुबह का जो समय होता है उसे प्रत्यूष कहा जाता है। कवि कहता है कि हरे हरे ये पात और डालियां कलियां कोमल गात, यानी कि कवि कहता है कि वसंत के आगमन पर, या वसंत ऋतु जो कि ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है वसंत ऋतु, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, उन पेड़ पौधों के ऊपर नए नए पत्ते खिलते हैं, नई नई डालियाँ आती है, नए नए कलियाँ खिल जाती है, नए नए पुष्प खिलते हैं, और जो है बाग बगीचे, उपवन, वन, जंगल और आसपास का वातावरण है वो सुंदर बन जाता है वसंत ऋतु के आगमन पर, और पेड़ पौधे या प्रकृति है वो खूबसूरत या सुंदर दिखाई देने लगती है। तो कवि यही कहता है कि पत्ते, कलियाँ, डालियाँ, टहनियाँ, ये सब पहले जब वसंत ऋतु का आगमन नहीं था तब ये सूखे और कठोर से लग रहे थे, लेकिन अब चूंकि जो है वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, जो है ऋतुओं का राजा वसंत आ चुका है, तो ऐसे में जो है पेड़ पौधे और इनकी डालियां हैं वो कोमल शरीर वाली हो गई है। तो कोमल गात यानी कोमल हो गए हैं, यानी नए नए सुंदर पत्ते हैं उस पर खिल उठे हैं, नई नई जो है कलियां हैं वो खिल रही है। और वापस कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कवि कहता है कि रात भर ये कलियां जो है सोने के कारण नींद से बोझिल हो गई है, और यानी अभी उनके अंदर थोड़ा सा आलस्य भरा हुआ है। तो कवि कहता है कि मैं इन बोझिल कलियों को अपने कोमल हाथों से, इन कलियों के ऊपर अपने कोमल हाथों को फेरना चाहता हूँ, और ऐसा करके वह इन कलियों को जगाना चाहता है और एक नए सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है कि एक नया सवेरा हो चुका है, तो अब वो अपना आलस्य छोड़े। यहाँ पे कवि दूसरे शब्दों में अगर हम माने तो कवि ये कहता है कि जो युवावस्था का जो चरण उसके जीवन में आया है, तो उसमें
हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। यानी युवावस्था के आगमन से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ये सारे परिवर्तन और सुंदर परिवर्तन उसके शरीर में, उसकी आवाज़ में भी दिखाई दे रहा है। और वही ये कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि मैंने जो धुंधले से स्वप्न देखे थे। तो ये युवावस्था का दौर है, ये युवावस्था का प्रथम चरण आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो सपने देखे थे, उन सपनों को अब मैं पूरा करूँगा, उन सपनों को अब मैं आकार दूंगा, उन सपनों को मैं साकार करूँगा। और मैंने मेरे जीवन में जो निद्रित कलियाँ यानी कि सोया हुआ आलस्य की, अब तक मैंने सपने तो देखे थे लेकिन उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तो अब मैं उस आलस्य को दूर करूँगा और अपने जीवन के जो सपने मैंने देखे हैं, कुछ करने के, कुछ नया हासिल करने की, या आशावादी सोच जो मैंने देखी है, तो उस सोच को मैं एक नया सवेरा दूंगा, एक नया प्रभात दूंगा, एक नई शुरुआत दूंगा। और इस प्रकार से मैं अपने जीवन के जो है सपनों को पूर्ण करूंगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रकृति के साथ साथ जीवन से जुड़ा हुआ संदेश है वो हमें देना चाहता है कि युवावस्था जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को कभी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि निरंतर उल्लास के साथ है वो कर्म करना चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए, तभी हम अपने सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कवि हमें ये संदेश है इस कविता के माध्यम से देना चाहता है। फिर अगर हम आगे देखें तो कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी फूल फूल, ठीक है, प्रत्येक पुष्प से। तो कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा। देखो सुबह जब होती है, प्रभात जब होता है, तो पेड़ पौधे सुंदर तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा आलस्य हमें दिखाई देता है। तो कवि ये कहता है कि मैं इस प्रकृति के अंदर जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है उसके पुष्प पुष्प से आलस्य, तंद्रालस यानी आलस, तो कवि कहता है कि मैं इस आलस्य को खींच लूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा। यानी कि कवि कहता है कि जो प्रत्येक आलसी युवा जो अपने मन में, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवाओं को संदेश दे रहा है, तो जो प्रत्येक आलसी युवा है जो अपने मन में आलस्य की भावना को बैठाए हुए हैं, तो कवि कहता है इस कविता के माध्यम से कि मैं उन आलसी युवाओं को जो है एक नया संदेश दूंगा, आशा का संचार करूंगा, जिजीविषा की लालसा उनके अंदर भरूंगा और मैं उनका आलस्य दूर करूंगा और उनके अंदर मैं नवजीवन का अमृत, नवजीवन यानी कि नए सपनों को साकार करने का, नए जीवन की शुरुआत का अमृत है वो खुशी खुशी भर दूंगा या खुशी खुशी भर देना चाहता है। और कवि युवा मन से आलस्य और निराशा की भावना को दूर करना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कवि यही संदेश है वो देना चाहता है। कवि कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहता है कि मैं द्वार दिखा दूंगा, यानी कि कवि कहता है कि भावना, जो निराशा की भावना है वो युवाओं के मन से दूर करने का प्रयास है वो करेगा और उन्हें अमर होने का दरवाज़ा है वो दिखा दूंगा कि है मेरे वे जहाँ अनंत। यानी यहाँ पर कवि लोगों में नवजीवन का संचार करना चाहता है और कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी वसंत आया है और अभी उसके जीवन का अंत होने वाला नहीं है। तो कवि यहाँ पर यही कहता है कि द्वार दिखा, जो आलस्य, जो निराशा है वो उसको दूर करेगा, उनको द्वार दिखा देगा, यानी उनको बाहर भेज देगा और जीवन में आशा का संचार है वो इस कविता के माध्यम से करना चाहता है और कवि यही संदेश हम सबको देना चाहता है। तो कवि कहता है कि मेरे हैं वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो इस के माध्यम से कवि अमृत जो है खुशी खुशी हम सबके जीवन में जो है संचरित कर देना चाहता है, अमृत भर देना चाहता है। तो यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि निराला हमें देने का प्रयास करते हैं। तो